हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू कर रहे हैं हम आज रिवीजन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर की। तो हम वही चीज़ें मेनली करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो एड्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन सरफेस के ऊपर अलग अलग होती है एज कंपेयर टू बल्क फेस के अंदर। वो सब्सटेंस जो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है उससे कहते हैं एडजॉर्ब सरफेस, एंड इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन। मॉलिक्यूल्स किसी भी मटेरियल के सरफेस के ऊपर, चाहे वो सरफेस सॉलिड का हो चाहे वो लिक्विड का हो, अपने रेसिडुअल फोर्सेस बैलेंस करने के लिए दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से इनका अमाउंट सरफेस पर बेटा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बल्क फेस। बल्क फेस का मतलब होता है उस सॉलिड या लिक्विड के अंदर, इनसाइड। मटेरियल जिसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एड्जॉर्बेंट, और जो चीज एड्जॉर्ब होती है उसे क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट। और अगर आप एड्जॉर्बेट को रिमूव करते हो उसके सरफेस के ऊपर से तो उस मेथड को क्या कहते हैं, डीजॉर्प्शन। अगर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ पे होते हैं और आप उनको सेपरेट या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो उसका प्रोसेस का नाम होता है जॉर्प्शन, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोई भी कपड़े को जब हम डाई करते हैं तो फाइबर पे कलर जो होता है वो सरफेस के ऊपर और उसके बल्क फेज में बेटा क्या रहता है, इक्वली डिवाइड होता है। सर हाँ जी सर एब्जॉर्प्शन मतलब कि वो बल्क फेस में चला गया सारा। जैसे अगर कोई चीज लेट्स सपोज एक पानी की ड्रॉप है, वो पानी की ड्रॉप इस सरफेस के ऊपर गिरने के बाद वो अंदर चली जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? अगर कोई चीज आप ड्रॉप करते हैं और वो सरफेस पर ही रहती है, इसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। अगर कोई चीज ड्रॉप करने के बाद सरफेस पर भी रहे और अंदर भी आ जाए तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो एड डी एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है, एब्जॉर्प्शन मटेरियल के अंदर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बल्क फेस। और जॉर्प्शन जो होती है वो सरफेस के ऊपर और अंदर बल्क फेस दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब आपके घर में पेंट होता है बेटा, तो पेंट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्या, एडजॉर्प्शन। आया लॉजिक समझ में? हेलो, चेक चेक, आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर। तो जो जब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो मतलब ये यूनिफॉर्म ही होता है हर जगह। एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म होता है, जितना वो मैक्सिमम इक्वली स्प्रेड कर सकता है वो होता है। तो सॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन में दोनों इक्वली होते हैं ना? क्या चीज? तो जो सॉर्प्शन है उसमें दोनों इक्वली होते हैं ना? इसमें सर सॉर्प्शन सर जब दोनों होते हैं सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो दोनों इक्वली होते हैं ना, मतलब जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही यूनिफॉर्मली। absorb हाँ होगा। बेटा, जी जी सरफेस हमेशा कम एरिया होता है और बल्क फेज जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। अब बेटा कहीं पे गिर रहा है, कहीं पे नहीं गिर रहा, कहीं पे ज्यादा गिर गया, कहीं पे कम गिर गया। तो बेटा रूम में आपसे इंक गिर गई तो बेटा इंक जो है वो सरफेस के ऊपर जिस जगह गिरी वहां पर एडजॉर्ब होगी ना, तो वहां पर है और किसी जगह पे नहीं है, इसीलिए बेटा इसे कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब आप पानी को स्पॉन्ज पे गिराते हो तो वो उतने स्पेस के हिसाब से यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। ओके सर।
एड्सॉर्प्शन शुरुआत में बहुत फास्ट होती है और बाद में धीरे धीरे हो जाती है क्योंकि इक्वी आने लग जाता है, और ये यूनिफॉर्म रेट से क्या होती है, अकर होती है। ये सरफेस के ऊपर होती है, सरफेस फिनोमेना है, ये बॉडी के थ्रू आउट होती है, तो इट इज अ थ्रू आउट फिनोमेना। आया समझ में? हटा दो इसको। यस सर। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है जो हम पहले कर चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये इतना प्रोसेस फिजिबल क्यों है, और इसके लिए अगर ये थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव कैसे है? कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर होते हैं वो इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होते बाय ऑल मॉलिक्यूल्स। सर क्या मतलब? अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, किसका? एड्सॉर्बेंट का, तो इसके अंदर जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये नीचे से भी अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर से भी हो रहा है, लेफ्ट से भी हो रहा है, राइट से भी हो रहा है, इधर 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 से भी हो रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितना हो गया? 0। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल यहां पर है, इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, पर ऊपर की तरफ फोर्स नहीं है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होता। तो अपना नेट फोर्स 0 करने के लिए जब कोई पार्टिकल हवा में होता है तो वो इनको अट्रैक्ट करने लग जाता है। जब कोई इसके ऊपर चीजें गिर जाती हैं तो वो इनको अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। तो इन रेसिडुअल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो होता है। जब डेल्टा जी की आप बात करते हैं तो डेल्टा जी का फॉर्मूला जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। जब भी एड्सॉर्प्शन होता है तो जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव आता है। इसका मतलब है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है नेचर में एक्सोथर्मिक है, क्योंकि रेसिडुअल फोर्सेस जो है वो पहले से क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। अगर फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो बेटा एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है एनर्जी जो है वो क्या की गई है? रिलीज। इसके अलावा जब किसी भी गैस को आप सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करते हैं तो उसका डिसऑर्डर कम हो जाता है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मतलब टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये डेल्टा एच इतना ज्यादा नेगेटिव होता है। सर कैसे? मतलब -10 + 6, तो बेटा नेट आंसर जो है बेटा वो किस में आता है? नेगेटिव में। इसलिए डेल्टा जी जो आता है बेटा वो क्या आता है? नेगेटिव। तो हमने -10 क्यों लिया? बेटा ऐसी वैल्यू ले ली है बेटा मैंने। अच्छा। ठीक है, तो डेल्टा जी जो है बेटा फाइनली क्या आ जाता है? नेगेटिव। इसलिए ये प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस। एक्सक्यूज मी सर, सर ये क्वेश्चन हमें लिखने को आएगा बेटा फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में तो फिर भी वो पूछ सकते थे, बट अब प्रोबेबली ये चांसेस जो है वो कम हो गए, क्योंकि आपका पेपर जो है लॉट मोर इज एमसीक्यू बेस्ड, एंड जो एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली 3 मार्क का आएगा, उसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे। एंड there are almost 15 things which are little important in this chapter, जिसके बाद बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो मेन 15 थिंग्स है बेटा वो पहले आती हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आता है, और उसके बाद ये सब चीजें, एंड यू नेवर नो कि कौन सी चीज कहां से आ जाए। ओके सर। प्रायोरिटी जो है वो उन 15 चीजों को मिलती है। देन ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो हम पहले भी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, अगर 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में के डिफरेंस के बिहाफ में भी आ सकता है। फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, तो हम इसके डिफरेंस को ही देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एंथैल्पी जो रिलीज होता है वो बहुत कम होता है, 20 to 40 किलो जूल। इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, 200 to 400 किलो जूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें काफी वीक होते हैं, जिनको हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं लाइक अ केमिकल बॉन्ड। ये लो टेम्परेचर पे अकर होता है, और अगर आपने बाई चांस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये कम हो जाता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और ये हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल है। अगर आपने उन दोनों को, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट को अट्रैक्ट करवाया है, तो आप उनको आराम से रिमूव भी कर सकते हैं, पर ये इरिवर्सिबल होता है। वंस फॉर्म्ड इट इज नॉट दैट इजी टू सेपरेट। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल दें तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, लेकिन इसके अंदर आप काइंड ऑफ एक केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक तरीके से नहीं होता, पर केमिकल एब्जॉर्प्शन एक बहुत ही स्पेसिफिक वे तरीका फॉलो करता है। ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है सरफेस के ऊपर, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर के बाद फोर्थ लेयर भी आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक ही लेयर बनाता है, क्योंकि पहली लेयर ही इतनी स्ट्रेंथ के साथ बॉन्ड बनाती है कि दूसरी लेयर आ ही नहीं सकती। इसके अंदर वेरी नाइस क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अब सिंस आप इसके अंदर केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देन हम बात करते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज है इसको हम क्या कहते हैं। इस एनर्जी रिलीज को बेटा हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये रहा एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। कहता है ये एंथैल्पी चेंज होता है, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है बेटा, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। जब एड्सॉर्प्शन होता है 1 मोल एड्सॉर्बेट का ऑन द एड्सॉर्बेंट सरफेस, तो जब 1 मोल एड्सॉर्बेट किसी सरफेस के ऊपर चिपकता है या एड्सॉर्ब होता है, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। अभी हमने देखा कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ये वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। तो हम अभी वैल्यूज पढ़ रहे थे, उसमें हमको पता लगा कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ये वैल्यू जो है ज्यादा होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। देन एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। कोई भी गैस सॉलिड के सरफेस पर कैसे इफेक्ट होती है, पहले तो पता होना चाहिए किस टाइप की गैस है, सॉलिड का नेचर किस टाइप का है, सॉलिड का एरिया कितना अवेलेबल है एड्सॉर्प्शन के लिए, गैस का प्रेशर कितना है जिस हिसाब से वो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, किस टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है, और क्या एड्सॉर्बेंट सरफेस एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ गैस। कुछ गैसेस एड्सॉर्बेंट सरफेस पर ज्यादा होती हैं एड्सॉर्ब, और कुछ गैसेस जो है वो क्या होती हैं, कम एड्सॉर्ब होती है। लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहते हैं ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का, उतना ज्यादा उसका एड्सॉर्प्शन आसान होता है, उतनी ज्यादा जल्दी वो बेटा क्या कर सक जाती है, लिक्विफाई कर सक जाती है, एंड गेट्स लिक्विफाइड। तो बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी। सर एड्सॉर्ब होने के लिए लिक्विफाई होना पड़ता है पहले? बेटा गैसेस के लिए तो सबसे पहला काम लिक्विफिकेशन ही आ जाएगा ना, किसी गैस को ऑब्टेन करना हो तो लिक्विफिकेशन इज द बेस्ट तरीका। अच्छा सर, मतलब इसके लिए भी होता है ना एड्सॉर्प्शन के लिए? हाँ, ठीक है सर। नेचर ऑफ सॉलिड वेरी नाइस। कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल एक बेस्ट एड्सॉर्बेंट माना जाता है गैसेस के लिए, क्योंकि ये मीथेन जैसी गैस को भी आराम से लिक्विफाई कर सकता है, क्योंकि कोल माइंस में मीथेन गैस पॉइजनस होती है, इसलिए गैस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है उससे बचने के लिए। स्पेसिफिक एरिया, कहते हैं ये एरिया होता है किसी भी सॉलिड के लिए अवेलेबल सरफेस के ऊपर जिसके एड्सॉर्प्शन हो सके, कितना अमाउंट, 1 ग्राम के लिए।
जितना ज्यादा आप एरिया अवेल कराएंगे एड्सॉर्बेंट पावर उतनी ज्यादा होती है। इस वजह से बेटा वेरी नाइस, पोरस या फाइनली डिवाइडेड एड्सॉर्बेंट जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब करते हैं। प्रेशर ऑफ द गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। कहते हैं एड्सॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और जब ये होता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है। इस वजह से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसको हम बेटा कैसे लिखते हैं, x/m, इंक्रीज करेगा अगर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो अगर आपको किसी गैस को एड्सॉर्ब कराना हो तो आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कीजिए, वो एड्सॉर्ब हो जाएगी। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? लो प्रेशर पर अगर आप ग्राफ देखें, ये 0 हो गया, ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो गया और ये प्रेशर हो गया। लो प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो आप देख सकते हैं बेटा लो प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, लो प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है। हमने 2 टेम्परेचर लिए हुए, वो बात की बात है। तो x/m इज इक्वल टू k इंटू पी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटा दिया, हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट। लेकिन हाई प्रेशर अगर हम कर देते हैं तो एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कौन सा प्रेशर? सैचुरेशन प्रेशर। सर क्यों? क्योंकि बेटा नो सरफेस एरिया अवेलेबल, नो सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। तो x/m is proportional to P0। P0 is the pressure जो saturation pressure के अवेलेबल होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा इंटरमीडिएट प्रेशर। सर एक बार P0 बता दोगे दोबारा क्या होता है? प्रेशर मोर देन सैचुरेशन प्रेशर। सर कौन सा प्रेशर होता है वो? मतलब सर कोई भी प्रेशर हो सकता है? हाँ जी, ठीक है सर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू द पावर 1/n, जहां पे n की वैल्यू जो है, ठीक है, अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वो क्या आ जाएगा, k इंटू पी रेज टू पावर 1/n, जहां पे 1/n की वैल्यू जो है वो 0 to 1 होती है और जो रेंज सबसे अच्छी होती है वो 0.1 से लेके 0.5 होती है। और अगर आप इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, और अगर आप इस इक्वेशन को लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाता है log x/m विच इज इक्वल टू log k प्लस 1/n इंटू log p। तो हमने log x/m और log p के बिहाफ पे जब ग्राफ प्लॉट किया तो वो हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप कितना होता है, 1/n, और यहां से लेके ओरिजिन तक जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, log k। ये दोनों ही ग्राफ अच्छे हैं और ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ जो हमारा फैक्टर आता है बेटा वो है टेम्परेचर। हमने ऑब्जर्व किया है एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है सरफेस लेवल पर, किस पॉइंट तक, टिल सैचुरेशन पॉइंट तक जो अचीव किया जाता है। उस पॉइंट पर इक्वी एस्टैब्लिश हो जाता है, दैट इज बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। तो अगर एड्सॉर्प्शन को आप एनर्जी दोगे तो बेटा वो डिसॉर्प्शन शो करने लग जाएगा, और डिसॉर्प्शन अगर एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या शो करेगा, एड्सॉर्प्शन। तो टेम्परेचर पर दे बोथ बिकम इक्वी पर। लेकिन टेम्परेचर पर ये वाला फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन x/m, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार।
पहले हम पढ़ रहे थे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। अब हम पढ़ रहे हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार, जो कांस्टेंट प्रेशर पर है। ये है दोनों ग्राफ। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं फिजिकल और इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल। बड़ा अजीब सा ग्राफ है, अगर आप देखें तो ये वैल्यू ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केमिसॉर्प्शन का जो ग्राफ है, पहले वो इंक्रीज दिखाता है बिगिनिंग में और बाद में वो दिखाता है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा शुरुआत में जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का इंक्रीज है केमिसॉर्प्शन का, वो इस वजह से है क्योंकि केमिसॉर्प्शन को पहले एनर्जी चाहिए होती है टू स्टार्ट द प्रोसेस, जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। देन एड्सॉर्प्शन सॉल्यूशन का एग्जैक्टली सेम वे, फर्क क्या है, प्रेशर की बजाय क्या आ जाएगा बेटा, सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। हर चीज एग्जैक्टली सेम तरीके से है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। स्लोप भी वही रहेगा 1/n। सर हाँ जी सर, मुझे x/m समझ नहीं आया। बेटा, x/m का मतलब होता है एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है। m इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट, कितना लिया आपने, सरफेस कितना लिया जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, इस सरफेस के ऊपर कितना गैस या सब्सटेंस जो है बेटा वो क्या कर रहा है, एड्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो m इसका मास होता है, x इसका मास होता है, तो जिसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है। तो एक बार पिछली स्लाइड दिखा दोगे? ये लीजिए, एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन है, ज्यादातर कोई खास पूछता नहीं है। गैस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल होता है टू रिमूव पॉइजनस गैसेस लाइक दीज। एनिमल चारकोल इस्तेमाल होता है टू डीकलराइज शुगर। सिलिका इस्तेमाल होता है और रिमूविंग मॉइस्चर, ताकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो सके। एड्सॉर्प्शन चारकोल का लिक्विड एयर में अगर रख दिया जाए तो वो हाई वैक्यूम क्रिएट करता है। क्रोमैटोग्राफिक प्योरिफिकेशन में भी एड्सॉर्प्शन आता है, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर भी इंडिकेटर्स होते हैं सच एज फ्लोरोसिन वगैरह, वो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस पे ही काम करते हैं। कैटलिस्ट हमने पढ़ा था, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करता है, मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, एंड फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस, राइट। तो कैटलिस्ट के साथ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं प्रमोटर्स और पॉइजन। प्रमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी को फास्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। पॉइजन उसके प्रोसेस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। हालांकि हमको पता है कि सारे कैटलिस्ट एक ही तरीके से काम करते हैं, पर इनका जनरल काम क्या होता है, पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दो, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दिस इज हाउ कैटलिस्ट वर्क। सर आप एक बार एक्टिवेशन एनर्जी बता सकते हैं, ये है क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि ये दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, ये आपस में कोलाइड कर गए, और कोलाइड करने के बाद फिर वापस जा रहे हैं ए एंड बी। सर इन्होंने तो प्रोडक्ट बनाया ही नहीं बेटा, क्योंकि इनकी एनर्जी उतनी नहीं थी। मिनिमम एनर्जी needed
टू फॉर्म प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे बेटा किसी भी, किसको प्रोवाइड करेंगे एनर्जी? बेटा रिएक्टेंट को देंगे ना, सर ए या बी में से किसी एक को? दोनों को देंगे ना मिलाकर। अच्छा सर, ठीक है सर। भाई सर को डाउट खत्म करने दे। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, इट इज लाइक आपको एनर्जी एक्स्ट्रा मिलती है। मतलब इट्स लाइक के आपने बोला कि सर मुझे 5 नंबर और दे दो सर प्लीज, मैं पास हो जाऊंगा। बेटा जिस एनर्जी पे या जिस मार्क्स में आप पास होते हैं बेटा, उसको हमने नाम दिया था थ्रेशोल्ड एनर्जी। बेटा आपके एक टेस्ट में मार्क्स आ गए, वो मार्क्स कितने हैं बेटा? 35। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40। अब आपको अगर अपने मार्क्स 40 चाहिए बेटा, ये तो आपके पास है ही है, आपको मेरे से क्या चाहिए? 5 मार्क्स। इस 5 मार्क्स को हम कहते हैं बेटा एक्टिवेशन मार्क्स। तो रिएक्टेंट्स के पास ये वाली एनर्जी तो होती ही होती है। अब किसी की 20 है, किसी की 25 है, किसी की 30 है, जो भी है, लेकिन जब तक उनकी एनर्जी ये नहीं आएगी वो बेटा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी ताकि वो उसमें ऐड हो जाए, ताकि ये आ जाए, इस एनर्जी को बेटा हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? अब कंटेनर में आपने क्या किया, 20 केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से, बहुत कम हो गया, 300 केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से कंटेनर की एनर्जी कितनी थी? 10 जूल। और आपने उस कंटेनर के अंदर गैसेस ले ली ए एंड बी, और ये आपस में कोलाइड कर रही है। 10 मिनट के बाद आपने देखा नो प्रोडक्ट। सर मैं देख तो रहा हूं कि वो कोलाइड कर रही है, तो सर वो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रही? बेटा क्योंकि इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी? 12 जूल। आपने एनर्जी कितनी रखी हुई है? 10 जूल। तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, ये कोलाइड करेंगी पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, जिसकी वजह से इनके पास 2 जूल एनर्जी आ जाएगी, और फिर ये बेटा क्या बना देंगे? प्रोडक्ट बना देंगे। ओके सर। तो जो एनर्जी अलग से आपको मिलती है या किसी दूसरे इंसान को देनी पड़ती है, या हमें देनी पड़ेगी, किसको? रिएक्टेंट्स को, ताकि उस एनर्जी को वो यूज करके किस लेवल तक पहुंच जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। तो जो एनर्जी आप दोगे उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब 2 जूल यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है ना? हाँ जी। ठीक है सर। तो आपने मार्केट में देखा कि एक पिज्जा है जो 50 रुपीज का है ना, टू बी मोर प्रिसाइज 500 रुपीज का है पिज्जा, लेकिन आपके पॉकेट में पैसे कितने निकले? 450 रुपीज। अब बेटा 450 रुपीज में पिज्जा तो आपको मिलने से रहा, आप सिर्फ आउटलेट की शक्ल देख सकते हैं बाहर से, उसके कोई चार्ज नहीं है। अब आपने अपनी मम्मा से या पापा से या फ्रेंड से या भाई ब्रदर से क्या मांगे? 50 रुपीज। ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसे मांगे इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये इसमें ऐड होगी तभी तो आपका फाइनल पिज्जा आएगा। आया समझ में?
हटा दूं भाई इसको? यस सर, समझ गए। चलो 500 पे थ्रेशोल्ड हो गया ना। जी बेटा जी। आपको पता है रामायण में श्री राम के भाई कौन थे? तो लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी थे। तो उसका मतलब है सर, राम जो है वो लक्ष्मण के भाई हो गए ना? ये वेरी गुड। मेरे ही सवालों को रिपीट करते जा रहे हो आप। तो बेटा प्रमोटर समझ में आ गया कि ये कैटलिस्ट की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच आईपीएल वगैरह चलता है, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है चीयर लीडर्स का, है ना? तो ये वो काम करता है, ठीक है। नहीं तो बेटा ऑपोजिट टीम के लोग होंगे, क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, तो वो है ना हूटिंग करेंगे, है ना, तो जिससे क्या हो जाएगा, वो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स के मोराल को क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा। लेकिन कैटलिस्ट कैसे काम करता है? बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंड जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाती है और रिएक्शन जल्दी हो जाती है। तो ये एक रिएक्शन है बेटा, ये बिना कैटलिस्ट के हो रही है। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं बेटा ये हमारे से कितनी ज्यादा एनर्जी ले रही है। इतनी एनर्जी लेगी, फिर क्या बनाएगी, एक कॉम्प्लेक्स, और बाद में क्या बना देगी, प्रोडक्ट। लेकिन अगर बेटा मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, कैटलिस्ट, तो देखो बेटा पहले से एनर्जी कम हो गई, अब मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। तो बेटा नेचर का उसूल है काम वही करें जिससे एनर्जी हमारी कम से कम खर्च हो। जितनी एनर्जी बचाएंगे, कंजर्व करेंगे, उतने एक्स्ट्रा हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में बेटा? तो बेटा कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बेटा कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को दोनों तरीके से बढ़ाता है ताकि इक्वी कांस्टेंट डिस्टर्ब ना हो। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म बदल जाए। दो टाइप के कैटलिसिस प्रोसेस होते हैं, होमोजीनियस जिसके अंदर कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स का स्टेट बेटा क्या हो, सेम। दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट। अब देखो बेटा रिएक्टेंट गैस है, रिएक्टेंट गैस है बेटा, कैटलिस्ट भी गैस है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन लिक्विड है, लिक्विड है। इन्वर्टेज जो हमारा कैटलिस्ट है वो भी लिक्विड स्टेट के अंदर है। एस्टर लिक्विड है, लिक्विड है। H2SO4 भी लिक्विड है। तो बेटा स्टेट सेम हो गए, होमोजीनियस कैटालिसिस। देन आता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखो बेटा ये गैस है, ये गैस है, लेकिन ये तो सॉलिड है। ये गैस है, ये गैस है, लेकिन ये तो सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर कैटलिस्ट जो होता है वो सॉलिड होता है और रिएक्टेंट्स यूजुअली क्या होते हैं, गैस। इसलिए गैसेस जो होती हैं वो सॉलिड सरफेस के ऊपर रिएक्शन शो करती हैं। इस वजह से हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को हम बेटा एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, सरफेस कैटालिसिस। क्या आता है वो, सरफेस कैटालिसिस। फिर आता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये एग्जाम में नहीं आता, तो हम ये नहीं कर रहे। सर वैसे कैटलिस्ट है हमारे सिलेबस में? हाँ जी बेटा, तो एंजाइम हम पढ़ लेते हैं।
तो एंजाइम भी एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पर ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस कैरी करते हैं। एंजाइम्स बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं अपने काम के अंदर, इनको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये लॉक एंड की मॉडल की तरह बिहेव करते हैं, मतलब एक एंजाइम जो है वो एक ही स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो कैरी करेगा। एंजाइम के सरफेस के ऊपर स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो रिएक्शन कैरी करने में मदद करते हैं। लॉक एंड की रिलेशनशिप हमने बता दिया कि एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट बाद में स्प्लिट होके एंजाइम वापस दे देगा और साथ में क्या बना देगा, प्रोडक्ट। जैसे यूरिएस कन्वर्ट करता है यूरिया को अमोनिया के अंदर। एंजाइम मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पे एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक्ट करता है, फिर वो सबस्ट्रेट को ब्रेक करके क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, और एंजाइम हमारा वापस रीजेनरेट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम के क्या होते हैं, हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली स्पेसिफिक नेचर के अंदर, they are highly active under normal temperature of body and pH 5 to 7। एक्टिविटी इनकी इंक्रीज कर जाती है अगर एक्टिवेटर हो साथ में या कोएंजाइम हो, और इनहिबिटर और पॉइजंस की वजह से इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस, ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैटलिस्ट बहुत सिंपल मेटल आयंस या कंपाउंड होते हैं। लिविंग स्पीशीज में एंजाइम पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में कैटलिस्ट पाए जाते हैं। हाईली स्पेसिफिक एक्शन में लेस स्पेसिफिक, और ये बॉडी टेम्परेचर पे काम करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। देन हम बात करते हैं कोलॉइडल स्टेट की। ये क्या होता है, ये एक सब्सटेंस नहीं होता, पर किसी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर स्टेट होता है जो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज पे। अगर किसी पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में है तो बेटा वो कोलॉइड बनाता है। तो इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। बेटा ट्रू सोल्यूशन एक सब्सटेंस है, सस्पेंशन एक सब्सटेंस है, पर कोलॉइड इन दोनों के बीच का एक स्टेट है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, एक जो डिसॉल्व होती है या नहीं होगी, दूसरी वो मीडियम जिसके अंदर वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, सॉल्वेंट। तो सल्यूट या तो डिसॉल्व होगा, अगर डिसॉल्व होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, या वो डिसॉल्व नहीं होगा तो बेटा वो क्या होगा, सस्पेंशन। सर सल्यूट डिसॉल्व किस में होगा, सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्वेंट एक मीडियम होता है, लेकिन अगर कोई चीज सॉल्वेंट या मीडियम में जाकर बिखर जाए, डिस्पर्स हो जाए, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसीलिए कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज सल्यूट नहीं होती, कोई भी चीज सॉल्वेंट नहीं होती, पर क्या होते हैं, डीपी, मतलब कंपोनेंट जो बहुत छोटे अमाउंट में होता है, जिसके अंदर पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं ऑफ डायमेंशन साइज 1 to 100 नैनोमीटर, और डिस्पर्शन मीडियम मतलब वो मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स बिखरेंगे उसे कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। जैसे अगर हम सल्फर का सोल लेते हैं पानी के अंदर, तो सल्फर के पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, तो सल्फर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज, और पानी जिसके अंदर सल्फर बिखरा हुआ है उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ये जो दो फेजेस हैं, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ये कुछ भी हो सकते हैं। बोथ कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एनीथिंग कैन बी एनीथिंग। एंड अगर किसी कोलॉइड का फ्लूइड जैसी अपीयरेंस है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोल। वो मूव कर सकता है तो वो क्या होता है, सोल। अगर वाटर फ्लूइड है, हाइड्रोसोल, अल्कोहल फ्लूइड है, अल्कोसोल, बेंजीन फ्लूइड है, बेंजोसोल, गैसेस फ्लूइड है तो एरोसोल्स। कोलॉइड्स के टाइप आप तीन तरीके से कोलॉइड्स को
स्टडी कर सकते हैं बेस्ड ऑन किसका क्या स्टेट है, बेस्ड ऑन डीपी और डीएम के बीच में इंटरैक्शंस कैसी हैं और नेचर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टेट। तो एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर हमारे पास हर स्टेट के अंदर हमारे पास कंसिडर किया जाता है एक्सेप्ट फॉर गैस एंड गैस, क्योंकि बेटा उनको हम क्या मानते हैं ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि वो नेचर में क्या होते हैं होमोजेनियस, वो काउंट नहीं होते। अदरवाइज इसमें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, सोल, एरोसोल, स्मोक डस्ट, जेल, चीज, बटर, जेली। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि बताओ चीज के अंदर डीपी क्या होता है और डीएम क्या होता है। इमल्शन अब कोर्स में नहीं है तो ये नहीं आएगा। एरोसोल हो गया, ठीक है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, ठीक है, और फोम में आ गया फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम एक्सेट्रा। तो 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है इंटरैक्शन कैसी है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में। लायोफिलिक और लायोफोबिक दो आते हैं सोल्स। लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं, ऐसे कोलॉइडल सोल्स जिनके अंदर डीपी के पास ग्रेट एफिनिटी मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होती है डिस्पर्शन मीडियम के लिए, उन्हें कहते हैं लायोफिलिक सोल्स। डीपी को आप इतनी आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते, ये सोल काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और इवेपोरेशन के बाद इनको आप रिकन्वर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली मिक्सिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम। Lyophilic sols include sols of gum, gelatin, starch, protein, etc. इनको हम रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं। सर क्यों? क्योंकि एक बार आपने इनको अलग कर दिया तो दोबारा आप मिक्स करने पर बना सकते हैं, और अगर इनके बीच में पानी मीडियम है तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक सोल्स। लायोफोबिक सोल्स क्या होते हैं, वो सोल्स जिनके अंदर डिस्पर्शन मीडियम और डीप और डिस्पर्शन फेज के बीच में लेस अट्रैक्शन होती है। ये इसीलिए स्टेबल कम होते हैं, आराम से ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे तो आप इनको आराम से अलग भी कर सकते हैं, जैसे सोल्स ऑफ सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, और अगर इनके अंदर पानी डिस्पर्शन मीडियम है तो बेटा इनको कहते हैं हाइड्रोफोबिक सोल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लायोफोबिक और लायोफिलिक में लायोफोबिक इरिवर्सिबल है, लायोफिलिक रिवर्सिबल है। ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, आराम से अलग हो जाते हैं, इतनी आसानी से अलग नहीं होते, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पड़ते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड से बनाए जाते हैं, ये सिंपल सॉल्यूशन के मिक्स करने पर बनाए जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलते हैं, ऑर्गेनिक से। इनके अंदर स्टेबलाइजर डालना पड़ता है क्योंकि बेटा ये लेस स्टेबल है, इस वजह से ये खुद ही स्टेबलाइज्ड होते हैं। और पार्टिकल्स आर नॉट हाइड्रेटेड, ये बेटा हाइड्रेटेड होते हैं, इसीलिए ये क्या है, स्टेबल। वेरी नाइस डिफरेंस। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल। अब अगर देखो बेटा आपके पास एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, मेटल है, कुछ भी है, आप इसको हीट करो या आप इसके अंदर करंट पास करो, और करंट पास करने पर आप इसके क्या ले लीजिए, एटम्स, जिनका पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। अब अगर आप इनको ज्वाइन करके या कूल करके या ठंडा करके ऐसा पार्टिकल साइज बना दें जो थोड़ा सा 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो, तो बेटा ये किस टाइप के बनाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। लेकिन अगर इनके अंदर पार्टिकल साइज बड़ा भी है, छोटा भी है, और भी छोटा है, और भी बड़ा है, अलग अलग साइज के हैं, तो बेटा ये किस टाइप के बनाते हैं,
associated colloids, एंड अगर इसके अंदर पार्टिकल साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो बेटा ये किस टाइप के बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। तो नेचर ऑफ पार्टिकल साइज पर डिपेंडेंसी बेटा हमारे पास 3 टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं ये एग्रीगेट्स होते हैं एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के जिनके खुद का मॉलिक्यूलर साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, उनसे मिले हुए होते हैं। जैसे एक गोल्ड सोल हैज क्लस्टर्स ऑफ गोल्ड एटम, सल्फर सोल के अंदर सल्फर के क्लस्टर्स होते हैं और ये एटम्स आपस में वीक वैन डर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? ये खुद बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलॉइडल डायमेंशन के। इनका हाई मॉलिक्यूलर मास इनको ट्रू सॉल्यूशन जैसी प्रॉपर्टीज भी शो कराता है और ये काफी ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, पॉलीथीन, नायलॉन, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल एक्सेट्रा। एसोसिएटेड कोलॉइड्स ये कम अमाउंट में तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इनका अमाउंट ज्यादा हो जाए तो ये कोलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे मीसल्स बनाने वाला सोप सॉल्यूशन। तो अगर सोप पानी में कम होगा तो बेटा क्लेंजिंग एक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक मिनिमम अमाउंट डाल देंगे उसका तो ये क्लेंजिंग एक्शन शो करके धुलाई कर देता है। ये हमने पढ़ा था मीसल फॉर्मेशन, लेकिन अब मीसल फॉर्मेशन जो है वो आती नहीं है बोर्ड्स के अंदर इतना। लेकिन सर ड्यूअल कैसे शो कर सकता है सर नेचर? क्या चीज सर एसोसिएटेड कोलॉइड्स ड्यूअल नेचर कैसे शो कर सकता है? बेटा मैंने डुअल नेचर की तो बात नहीं करी है। तो ठीक है सर। जब इंसान बेटा दोगलापन शो कर सकता है तो बेटा बेचारे कोलॉइड्स क्यों नहीं शो कर सकते? We all have double faces बेटा, है ना? तो हालांकि बेटा इसमें मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो बोर्ड्स पे एज सच कोई खास क्वेश्चन जो है वो आता नहीं है। देन कोलॉइड्स की प्रिपरेशन ये भी कुछ खास नहीं आती। केमिकल मेथड्स में डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बना सकते हैं। आर्सेनियस ऑक्साइड H2S के साथ मिलकर आर्सेनियस सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहा है। ऑक्सीडेशन से भी बना सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड H2S के साथ सल्फर सोल बना रहा है पानी के अंदर। रिडक्शन मेथड से भी बना सकते हैं और एक ट्राइक्लोराइड को का आप गोल्ड सोल बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फेरिक क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज फेरिक आयंस आ जाते हैं। तो ये देखिए बेटा ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रेसिपिटेट बना है, तो सॉल्यूशन के अंदर कुछ फ्री फेरिक आयंस होते हैं, ये बेटा इसके सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे में बेटा हमारे पास किस टाइप का कोलॉइड आ गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। अगर मैं वापस जाऊं, कहते हैं रेड सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड का इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइजिंग फेरिक क्लोराइड इन बॉइलिंग वाटर। तो वो जो चार्ज पॉजिटिव है वो किसकी वजह से आता है? एक कॉमन आयन फेरिक इस प्रेसिपिटेट के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे +6 चार्ज है। +6 का बेटा मतलब है कि 2 फेरिक आयंस इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गए, एक इधर एड्सॉर्ब हो गया, एक इधर एड्सॉर्ब हो गया, फिर ये हो गए एंड सो ऑन। तो आपस में फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। हमारे पास क्या बन जाता है? कोलॉइड ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड।
इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक आर्क मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक मेटल रॉड के ऊपर। ये रही वो मेटल रॉड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स की वजह से, करंट की वजह से कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, और ये एटम्स बाद में इकट्ठे होके डिस्पर्जन मीडियम में क्या बना लेते हैं, कोलॉइड। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम कोलॉइड आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा आता है पेप्टाइजेशन। हाँ जी बेटा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में बदलते हो। अभी आपने देखा ना बेटा, हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में बदल दिया था। ये वही चीज है। कैसे? बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्जन मीडियम। किसकी प्रेजेंस में? इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला था? FeCl3। सर क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन आयन है उसके अंदर, आयरन। कहते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। ये क्यों किया जाता है? बिकॉज ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं पार्टिकल्स के, जिनका कोलॉइडल साइज होता है, वीक फोर्सेस होते हैं। हमने बेटा जब ये चैप्टर हम कर रहे थे, हमने तब भी बात करी थी, अगर आपने कभी हल्दीराम या बीकानेर का बूंदी का लड्डू खाया है, तो अगर आप वो कभी इमेजिन या देखें तो बेटा उस बूंदी के अंदर छोटे 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 क्लस्टर्स होते हैं जो मिलकर एक बड़ा लड्डू बनाते हैं। तो बेटा दिस इज व्हाट इज कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलॉइड। तो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। सर ये पेप्टाइजेशन होता क्यों है? सर ये प्रेसिपिटेट जो है वो कोलॉइड में बनता कैसे है बेटा? क्योंकि प्रेसिपिटेट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वन कॉमन आयन। सर किसका? जो इलेक्ट्रोलाइट का आपने डाला था अपने सरफेस के ऊपर। तो बेटा ये एक्चुअली में क्या है? कंटेनर। इसके अंदर बेटा क्या है? पानी। इसमें आपने क्या डाला? FeCl3। यहां पे प्रेसिपिटेट बनने लग गया। सर किसका? फेरिक हाइड्रोक्साइड का। और इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर बेटा फेरिक आयंस एब्जॉर्ब होने लग गए। अब हुआ क्या कि इसकी वजह से कुछ फेरिक आयंस सॉल्यूशन के अंदर बिखरने लग गए। और ये देखो, ये वो प्रेसिपिटेट है, अब क्या बन गया? कोलॉइड। और उस कोलॉइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये क्या है बेटा? फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? फेरिक का पॉजिटिव चार्ज है। तो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज सोप। तो बेटा अभी हमने कोलॉइड्स बनाए, और अब हम इन कोलॉइड्स को बेटा क्या करने वाले हैं? प्योरीफाई। सर प्योरीफाई क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी रहती हैं। अगर वो इम्प्योरिटीज हम नहीं हटाएंगे तो बेटा वो कोलॉइड को क्या कर देगी? डिस्टेबलाइज। तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना जरूरी है, रिड्यूस टू द मिनिमम अमाउंट, ताकि हम उनको आराम से स्टेबलाइज कर सकें। फॉलोइंग मेथड से आप इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं। पहला आता है डायलिसिस। मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायलिसिस जो है वो क्या होता है बेटा? तो इसके अंदर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक पार्चमेंट पेपर या सेलोफीन बैग या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाले बैग में रखकर पानी में डाल देते हैं। इम्प्योरिटीज इसमें से बाहर आ जाती है। सर इम्प्योरिटीज है कौन इसके अंदर? एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, वो बाहर आ जाता है और हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो प्योरीफाई हो जाता है।
एक बैग इन पार्टिकल्स का फिल्ड विद कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम पानी में, फ्रेश वाटर में सस्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स मूव आउट हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को ऑफ रिकवरिंग एक डिसॉल्व्ड सब्सटेंस by process of diffusion through a suitable semi-permeable membrane is known as dialysis, और जिस मशीन में होता है बेटा उसे कहते हैं डायलाइसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये क्या होता है बेटा? नॉर्मल फिल्टर पेपर जो है बेटा, नॉर्मल फिल्टर पेपर, वो बेटा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सेपरेट करने के लिए, सस्पेंशन के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रेसिपिटेट हो तो बेटा उसके लिए आपको अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेना पड़ता है। सर वो कैसे लेते हैं बेटा? बाय यूजिंग कोलॉइडियन। मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलॉइडियन। कोलॉइडियन में हम क्या करते हैं? हम एक 4% सोल्यूशन लेते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज का इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। अब ये क्या करता है? ये हमारा फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर के अंदर ये हमारे पोर्स हैं बड़े सारे। ये इन पोर्स को और छोटा कर देता है, क्योंकि ये उन पोर्स में जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो बेटा पहले ये फिल्टर पेपर था, अब ये क्या हो गया? अल्ट्रा फिल्टर पेपर, है ना। लेकिन ये किसकी मदद से हुआ? बाय यूजिंग कोलॉइडियन। वो क्या होता है? 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। डायलिसिस का ही एक और वर्जन है इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेम प्रोसेस है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम एक एडिशनल इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, कैथोड और एनोड। उससे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स को, ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को या आयंस को ट्रैवल करने में क्या हो जाती है बेटा? आसानी हो जाती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। फिर हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशंस बेटा क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। यही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बीम ऑफ लाइट को जब हम पास करते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What happens to the light beam when it is passed through a colloidal solution? It gets scattered due to Tyndall effect. मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बच्चों के स्कूलों में और बहुत बार बोर्ड्स में आया है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की इसके अंदर जरूरी नहीं है। कंडीशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, नो नीड। ब्राउनियन मूवमेंट, कोलॉइडल पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे के साथ जिगजैग मोशन शो करते हैं। सर क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये अनइक्वल इंपैक्ट शो करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर, ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, अगर आप इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डिप कर दीजिए, एक पे चार्ज पॉजिटिव हो गया, एक पे नेगेटिव हो गया, तो बेटा नेगेटिव आयंस इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस इधर आ जाएंगे। कहते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट टूवर्ड्स कैथोड या एनोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज इंपॉर्टेंट। आप इससे कोलॉइड्स को अलग भी कर सकते हो। तो बेटा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सोल आ गए, ये लिस्ट है नेगेटिवली चार्ज सोल की, तो हमें पता होना चाहिए भी कौन सा सोल कहाँ पे जाएगा। और ये हमारे पास लिस्ट है पॉजिटिवली चार्ज सोल की। मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछले 5 सालों में तो बहुत बार
बोर्ड्स में और स्कूल में पूछा गया है। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, AgNO3। आपने इसमें क्या डाला, Ki, कितना अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। तो रिएक्शन Ki और AgNO3 के बीच में होगी। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेटा ये AgI का प्रेसिपिटेट बनाएंगे और KNO3 सॉल्यूशन में चला जाएगा। ये AgI इस एक्सेस में से कॉमन आयन कौन सा, Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब करके कौन सा सोल दे देगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल। लेकिन जब आप इसका ऑपोजिट करते हैं, सर क्या मतलब, Ki का सॉल्यूशन ज्यादा होता है और इसके अंदर आप क्या डालते हैं, AgNO3 थोड़े से अमाउंट के अंदर, अगेन वही AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, सेम रिएक्शन होगा ये वाला यहाँ पे भी, लेकिन इस बार ये कौन सा कॉमन आयन अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा, नेगेटिव आयन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही सॉल्यूशन के साथ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों, यानी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज सोल दोनों ऑब्टेन कर लिए। एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। किसी को ये कॉपी करना है कि आगे बढ़े? हो गया सर। कहते हैं जब आप कोई पॉजिटिवली चार्ज सोल या नेगेटिवली चार्ज सोल बना लेते हैं, उसके बाद ये कोलॉइडल सॉल्यूशन एक्वायर करता है चार्ज और ये अट्रैक्ट करता है काउंटर आयंस को, फॉर्मिंग अ डबल लेयर। तो बेटा यहां पे ये किस आयन को अट्रैक्ट करेगा बेटा, नेगेटिव आयन को, I माइनस, और ये किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव। तो ये दो लेयर बन गई, जिसमें से एक लेयर तो फिक्स्ड होती है, Ag पॉजिटिव की लेयर इज फिक्स्ड, I नेगेटिव की लेयर इज फिक्स्ड, पर जो दूसरी लेयर होती है ये मूवेबल होती है। K पॉजिटिव आया, K पॉजिटिव चला गया, I नेगेटिव आया, I नेगेटिव चला गया। तो बेटा इसके मूवमेंट की वजह से बेटा एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। एंड इस डबल लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और जीटा पोटेंशियल। ऐसे ही जब हम फेरिक क्लोराइड को गर्म पानी में डालते हैं तो हमारे पास फेरस ऑक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज सोल बनता है, लेकिन जब आप उसी को NaOH में डालोगे तो आपके पास फेरस ऑक्साइड का नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, डिपेंडिंग अपॉन कौन मीडियम है उस हिसाब से। आपने सबसे पहले कोलॉइड्स बनाए, फिर आपने फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से, फिर आपने उन कोलॉइड्स को प्योरीफाई किया, फिर आपने उन कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको उनको अलग अलग करना हो, डीपी और डीएम को, तो कैसे करेंगे। कहते हैं प्रेसिपिटेट किसी भी कोलॉइडल का अगर आप उसके अंदर इंड्यूस करते हैं, एग्रीगेशन या कंबाइन करते हैं उसको किसी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो डीपी डीएम अलग अलग हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कोएगुलेशन या फ्लोक्युलेशन। इसके अंदर कुछ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो एक्चुअली मिलीमोल्स में होती है आपको ऐड करनी पड़ती है 1 लीटर ऑफ सोल के अंदर, ताकि कंप्लीट कोएगुलेशन कर पाए। उस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन को हम कहते हैं कोएगुलेशन या फ्लोक्युलेशन वैल्यू एक इलेक्ट्रोलाइट की। जितना छोटा कोएगुलेशन वैल्यू होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होती है।
इसलिए नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स के लिए हम पॉजिटिव चार्ज आयंस डालते हैं और पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स के लिए बेटा हम नेगेटिव आयन डालते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव आयन अगर आप डालते हैं तो बेटा याद रखिएगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बेटा ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए मैं नेगेटिव आयन या नेगेटिव कोलॉइड को कोएगुलेट करने के लिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव डालूंगा, K पॉजिटिव नहीं डालूंगा। सिमिलरली बेटा पॉजिटिव कोलॉइड को कोएगुलेट करने के लिए मैं नेगेटिव आयन डालूंगा लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज वाला डालूंगा बेटा। तो आई विल प्रेफर हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इससे हार्डी और शुल्ज ने ये कह दिया कि ऐसे चार्ज ढूंढने से अच्छा है आप इन दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो। जब आप दो ऑपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स कर दोगे तो वो दोनों एक दूसरे को बेटा क्या कर देंगे, कोएगुलेट कर देंगे, है ना। मतलब व्हेन ऑपोजिटली चार्ज सोल्स आर मिक्स्ड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन तो वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करके दोनों ही सोल क्या कर जाएंगे, कोएगुलेट। तो ये ज्यादा तरीका बेटर है। जहां जहां पे हम दो दो पॉइंट्स ढूंढ रहे थे, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, हार्डी शुल्ज ने कहा कि दोनों ऑपोजिट को मिक्स कर दो, कहानी खत्म। तो दिस इज अ वेरी नाइस। ये भी पूछा जाता है बेटा, मार्क करना इंपॉर्टेंट। मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, हार्डी शुल्ज रूल का तरीका, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने मार्क कराया था इंपॉर्टेंट। आप कोलॉइडल सॉल्यूशन में करंट पास कर दो, ऑपोजिट चार्ज आयंस ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे एंड इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी। बाय रिपीटेड डायलिसिस, अगर आप बार बार डायलिसिस करोगे बेटा, हार के ऑल इलेक्ट्रोलाइट विल कम आउट, तो वो कोएगुलेट कर जाएगा। हीट करने पर भी कभी कभार कोएगुलेशन हो जाती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर भी कोएगुलेशन हो जाती है, पर ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कोएगुलेशन लायोफिलिक सोल्स का बेटा, लायोफिलिक सोल्स काफी ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल, इसलिए इनका कोएगुलेशन इतना आसान नहीं होता। सर क्यों? एक तो इनके ऊपर चार्ज और पानी के साथ सॉल्वेशन इनकी स्टेबिलिटी का कारण होता है। अगर आपने लायोफिलिक सोल्स को अलग करना है, इन दो फैक्टर्स में से किसी एक को या दोनों को रिमूव कर दो तो वो हो सकता है। सर कैसे? या तो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो या आप एक सूटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जब अल्कोहल या एसीटोन को हम ऐड करते हैं हाइड्रोफिलिक सोल तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब सारा पानी रिमूव हो जाता है। आपको पता है लायोफिलिक सोल्स को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी कहा जाता है। सर क्यों? क्योंकि इनके आगे पीछे शीट होती है लिक्विड की। एक्चुअली लायोफोबिक सोल्स बेटा क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो ये मान लेते हैं लायोफोबिक है नेचर में, तो इसके आगे पीछे एक कवरिंग आ जाती है, किसकी? लायोफिलिक की। इसलिए लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि दे आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। वेरी नाइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 15th। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन, Tyndall effect takes place क्योंकि it gets scattered and electrolyte NaCl is added to ferric hydroxide, कोएगुलेशन टेक्स प्लेस क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है
और इसके अंदर से Cl माइनस आ जाएगा, उसको कोएगुलेट कर देगा। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, तो इस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसकी वजह से बेटा क्या हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है, क्योंकि चार्ज्ड डीपी और डीएम ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो यहीं तक हमारा बेटा ये चैप्टर था, इमल्शन कोर्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी होगी उसमें हम इस चैप्टर की असाइनमेंट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे।